मनीष, शुरुआत हॉर्मूज को लेकर ही हुई थी सीजफायर की, लेकिन अब एक बार फिर से हॉर्मूज ब्लॉक हो गया है। जब आमने सामने 10 अप्रैल को अमेरिका और ईरान होंगे तो क्या अब ये मुद्दा बदल जाएगा? ये इस्लामिक राक्षसों के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। इजराइल बार बार ट्रंप को बोलता रहा ये राक्षस हैं, इनकी बात के ऊपर विश्वास इसलिए नहीं कर सकते, ये अल्लाह की झूठी कसम तो छोटी छोटी बात पे दे देते हैं। यहां पर भी इन्होंने बोला था हम अल्लाह की कसम खाते हैं, हम दोबारा से मिसाइल्स नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो फिर ये देखे ना, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग हो रही है, दोनों मुसलमान हैं और फिर सऊदी ईरान इंडिया की बातों में आ गया है। अच्छा, अफगानिस्तान इंडिया की बातों में आया हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, इंडिया की बातों में आगे इंडिया ने उसको पंप किया और हम भी यहाँ पे पंप हो गए, हमें पंप नहीं होना चाहिए था। इजराइल और अमेरिका फिर से हमलों की शुरुआत कर देंगे, जो दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। एक और बड़ी खबर, सीजफायर के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का भारी विरोध हो रहा है। नेतन्याहू पर जंग फिर से शुरू करने का दबाव, ईरान पर फिर से हमला कर सकता है इजराइल, ये सोर्सेस के हवाले से खबर। लेबनान में हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये देखिए आप, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो लेबनान में हमला हुआ, बेरूत को कैसे दहला दिया गया। ना सिर्फ बेरूत बल्कि पूरे लेबनान की बात करें, कई शहरों पर एक साथ स्ट्राइक की गई। मुझे तो वो वक्त याद है, बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी। खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी केपी के और बलूचिस्तान में भी पड़ी हूँ। जंग एक मौत की अलामत होती है। मौत पर जश्न मनाने वालों पर उनकी जिंदगी पर भी अफसोस होता है, उनके किसी के मरने का अफसोस होता है। ईरान अमेरिका के बीच 15 दिन का सीजफायर हो चुका है, लेकिन वैश्विक ऊर्जा संकट अभी बरकरार है और इसकी वजह है ईरान के हमलों में अरब देशों के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंची चोट, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इसके ठीक होने में अभी वक्त लग सकता है, यानी ग्लोबल ऊर्जा संकट फिलहाल खत्म होने वाला है। सीजफायर के बाद से इजराइल का लगातार लेबनान पर हमला जारी है और बुधवार की रात पूरे लेबनान में हवाई हमलों की इजराइल ने झड़ी सी लगा दी है। 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा ठिकानों पर ये अटैक्स हुए हैं। वार्ता में मध्यस्थ पाकिस्तान के मुताबिक लेबनान में भी सीजफायर लागू हो गया। ये इस्लामिक राक्षसों के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। इजराइल बार बार ट्रंप को बोलता रहा ये राक्षस हैं, इनकी बात के ऊपर विश्वास इसलिए नहीं कर सकते, ये अल्लाह की झूठी कसम तो छोटी छोटी बात पे दे देते हैं। यहां पर भी इन्होंने बोला था हम अल्लाह की कसम खाते हैं, हम दोबारा से मिसाइल्स नहीं छोड़ेंगे। 10 मिनट के बाद दे स्टार्टेड द सेम राक्षसपन। और हुआ क्या है? हुआ यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स और जो इस्लामिक रिपब्लिक के रजीम है, उन्होंने 2 वीक्स का एग्रीमेंट किया कि हम युद्ध रोकते हैं। अभी तो स्याही जो है, एक जो है वो ड्राई भी हुई नहीं थी और दुनिया को लगा कि यार पीस अब आएगा, अब थोड़ी सी तरक्की आएगी, स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाएगा, क्योंकि ये कंडीशंस दिया गया था इस्लामिक रिपब्लिक की, ये जो IRGC है कि आपको स्टेट ऑफ हॉर्मोज खोलना है, कहते खोल देंगे। आपको युद्ध बंद करना है, बंद कर देंगे। आप कहीं भी मिसाइल नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। आप न्यूक्लियर बॉम्ब्स का जितना भी सारा आपका यूरेनियम है आप हमें सौंपेंगे। उन्होंने बोल दिया हम सौंपेंगे। लेकिन जो IRGC है उन्होंने तब तो झूठी कसम खा ली, क्योंकि उनके पास डिफरेंट प्लान था कि इनको थोड़ा सा रिलैक्स करना है और उसके बाद एब्सोल्यूट क्रिएट करना है। मिसाइल्स 10 मिनट के बाद कहां का गई हैं? इजराइल के ऊपर। ड्रोन्स गए हैं UAE के ऊपर। एक्सप्लोजन्स सऊदी अरेबिया में और कतर में सुनाई दिए। दोस्तों ये कोई ब्रोकन प्रॉमिस नहीं है, ये अनप्रेसिडेंटेड बेट्रेयल है, धोखा है पूरे दुनिया के साथ। इसलिए बोल रहा हूं, उस 10 मिनट की स्टोरी आपको समझनी पड़ेगी कि क्या कुछ हो गया। और यह एक्सपोज करता है एक टेरिफाइंग ट्रुथ कि आप इस्लामिक राक्षसों के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। इनकी गंदी किताब इनको सिखाती है कि धोखा कैसे दे रहा है। अब रिवाइंड करते हैं हुआ क्या, और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स अब इन्होंने एंटर करना शुरू कर दिया, जिन्होंने इस पूरे गेम को खराब किया है। उसका नाम है चाइना और पाकिस्तान। वो भी बताऊंगा वो कैसे किया उन्होंने। पहले रिवाइंड करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने मैसिव अनाउंसमेंट कर दिया टीवी के ऊपर आकर। क्या बोलते हैं कि मैं हॉल्ट करता हूं डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को। मैंने बोल दिया है कि अभी 2 हफ्ते के लिए रुक जाइए, क्योंकि कंडीशन बड़ी सिंपल थी उनकी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को वो पूरा कर चुके थे, न्यूक्लियर थ्रेट को ऑलरेडी क्रिपल कर चुके हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑलरेडी 95% पैरालाइज्ड हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म हो चुकी है, जिसको हम कहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक के खलीफा नंबर 2 मोहम्मद के बाद ये था खमीनी, मार दिया गया। पहले वाले को भी मार दिया था जहर देकर, इसको तो गोली नहीं बॉम्ब मारा है। और इंटरनेशनल मीडिएटर्स वो बीच में आते हैं लास्ट मिनट के अंदर, और ऐसा लगता है कि एक मैसिव डिप्लोमेटिक विक्ट्री ट्रंप को मिली है। मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि ट्रंप को ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमें पूछिए, देखिए 1000 साल से ये हमें धोखा देते आए हैं, अभी भी दे रहे हैं। और जो इस्लामिक रिपब्लिक के यही रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, वो लिटरली बैक कर रहे थे कि आप युद्ध को रोक दीजिए। दे क्रॉल्ड, बिल्कुल रेंगते हुए टेबल के ऊपर आए। सिर्फ 90 मिनट पहले जब पूरी डिस्ट्रक्शन उनको दिखता था कि उनकी डिस्ट्रक्शन होने वाली है, रेंगते हुए टेबल के ऊपर आए और वहां पर टोटल ह्यूमिलिएशन उनको फेस करना पड़ा। यहां तक कि ये इन्होंने अपने जो बच्चे हैं कंट्री के, लेडीज हैं,
उनको ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करना शुरू कर दिया था पावर प्लांट्स और पुलों के ऊपर। लेबनान पर इजराइल का अटैक लगातार जारी है। इजराइल लगातार लेबनान को निशाना बना रहा है और 10 मिनट के अंदर आपको बताएं 100 से ज्यादा हवाई हमले किए गए हैं। हमले में 250 से ज्यादा की मौत की खबर है, 1165 लोग घायल हुए हैं और ये अभी आधिकारिक आंकड़ा है, हो सकता है इससे ज्यादा संख्या हो। हिजबुल्लाह ने भी नॉर्थ इजराइल को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई के तौर पर इजराइल पर रॉकेट की नई खेप्स यहां पर लॉन्च की गई है, हिजबुल्लाह ने दागी है। संघर्ष विराम पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ लक्ष्य हासिल करना बाकी है। नेतन्याहू ये कह रहे हैं ये जंग का अंत नहीं है, सिर्फ एक पड़ाव है। यानी नेतन्याहू ये मंशा रखते हैं कि ये युद्ध चलता रहे। ईरान के विदेश प्रवक्ता का अमेरिका पर आरोप भी सामने आया है कि समय से पहले अमेरिका मुकर रहा है। ईरान ये कह रहा है कि लेबनान पर हमले रोकने की जो उनकी शर्त थी उसे अमेरिका को और इजराइल दोनों को याद रखना चाहिए। लेबनान को लेकर बातचीत तोड़ना उनकी मर्जी है, यूएस ये कह रहा है इजराइल के स्टैंड पर। संघर्ष विराम के दौरान ब्रिटिश पीएम सऊदी अरब पहुंचे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पीएम स्टॉर्मर ने सीज फायर का समर्थन किया और ये शांति अब स्थायी होनी चाहिए। स्टॉर्मर ये भी कह रहे हैं यूएस ईरान डील पर हेक्सेट का भी बड़ा बयान आ गया है कि तेहरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट गई है कि जो सऊदीया पे अटैक हुआ है ना, अभी जो हुआ है वो गैर जरूरी अटैक है, ईरान को वो नहीं करना चाहिए। ईरान ने नहीं करवाया। आपके ख्याल से ईरान ने करवाया होगा या ईरान ने नहीं करवाया? नहीं, ईरान ने नहीं करवाया। ठीक है, अगर आपको कहा जाए सऊदी और ईरान में किसके साथ खड़े हैं? नहीं, खड़े होने वाली बात नहीं है, हमें मुत्तहिद हैं। अच्छा, मुसलमान ये चीज अच्छी इकट्ठे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया के मुसलमान। बिल्कुल, आप इनकी बात से एग्री करते हैं? क्यों नहीं एग्री है? पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हैं। नहीं तो फिर ये देखे ना, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग हो रही है, दोनों मुसलमान हैं और फिर सऊदी ईरान इंडिया की बातों में आ गया है। अच्छा, अफगानिस्तान इंडिया की बातों में आया हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, इंडिया की बातों में आगे इंडिया ने उसको पंप किया और हम भी यहाँ पे पंप हो गए, हमें पंप नहीं होना चाहिए था। ठीक है, नहीं हमें तो जाहिर बात है अपना डिफेंस करना है। डिफेंस तो हमारा हक है ना, देखो ये तो हक है ना। ठीक है, हक के लिए तो पीछे नहीं हटोगे ना, ये हटोगे आप। ठीक है, नहीं होना चाहिए, पर ये नहीं होना चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए। हाँ जी। इन्होंने बोला अफगानिस्तान इंडिया की बातों में आ गया, तो कैसे हो सकता है कि सऊदी अमेरिका की बातों में आ गया? हो भी सकता है, लेकिन इंशाल्लाह हर इंसान की अपनी जाती राय है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। उसी मुताबिक हमारी तो जाती राय यही है कि मुसलमान हमेशा मुत्तहिद रहे और रहना चाहिए, रहना भी चाहिए। ठीक है, और इकट्ठे रहे, जब तक इकट्ठे रहेगा इंशाल्लाह बचा रहेगा। अच्छा, ये जंग आपको कहाँ जाती नजर आ रही है? बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि ईरान भी नहीं थम रहा और अमेरिका तो बेचारा वो बस वो जो कुफार है वो तो यही चाहेंगे बढ़ती रहे, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे इंशाल्लाह कि बढ़े। अगर बढ़ेगी भी तो काफिर के साथ ही बढ़ेगी, मुसलमान की आपस में नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ना हम बढ़ाना चाहते हैं। और पूरी दुनिया में क्या क्राइसिस आ सकते हैं, आपको इसका आइडिया है? अगर ये जंग यानी जैसे ट्रम्प कह रहा है कि मैं उनके ऑयल की रिजर्व पर या उनकी ब्रिजेस पर या उनके मतलब, जाहिर बात है आलमी सतह पे हर तरह से जो है ना इफेक्ट आएगा। हाँ, महंगाई और हर चीज में हर तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं पेट्रोल की महंगाई है और पेट्रोल की साथ साथ हर चीज महंगी होती है। हम ईरान जंग जीत सकते हैं? जी सकता है, क्यों नहीं, मुसलमान को अल्लाह ने कुव्वत दी है। अच्छा, और अगर जंग जीत जाता है तो फिर तो अमेरिका सुपर पावर ही नहीं रहेगा, जाहिर बात। अच्छी बात है ना। हाँ, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। और ट्रम्प ने अपने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें ये कहा है कि मुझे गालियां देने पे कोई शर्मिंदगी नहीं, प्रॉपर उसने ये बोला है कि मैंने जो सोशल मीडिया पे गालियां दी हैं कोई मसला नहीं है। वो डर गया हुआ ना, देखना जब अब मैं हूँ, जब मैं हाजूंगा ना तो मैं गालियां दूंगा, होता है ना। ठीक है, अच्छा लास्ट में मुझे बस ये बताएं कि पाकिस्तान को क्या रोल प्ले करना चाहिए ईरान अमेरिका की जंग में, या क्या रोल? ईरान का क्या देना चाहिए? ये जंग रुकवानी चाहिए। जंग तो रोकनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ जंग रोकनी, क्योंकि इस टाइम हमारे जो पूरी दुनिया में इस टाइम बहुत बुरे हाथ हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, मेरा अपना बहन भैया दुबई के वापस आ रहा है, क्यों आ रहा है कि वहाँ पे काम है नहीं अब। ठीक है, देखना छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे हम? ठीक है, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बहुत बढ़ेगी, नहीं बढ़ गई है, अभी मजीद बढ़ेगी, डबल हो जाएगी अगर अल्लाह ना करे, अगर जंग ऐसी चलती रही तो ये तो डबल हो जाएगी। ये होगी ना, वो यही चाहते हैं, कुफार यही तो चाहता है। ठीक हो गया, कुफार का क्या जा रहा है? ठीक है, कुफार का क्या जा रहा है? वैसे भी अमेरिका ने तो ये कह दिया कि मुझे तो वेनेजुएला से ऑयल मिल रहा है, जो उसने अभी उधर कब्जा किया, मुझे तो मसला ही नहीं है। मसला तो होगा ये एशिया को या इन कंट्रीज को मसला होगा। इंडिया तो मसला हो रहा है, इंडिया इस टाइम पागल हुआ है। अच्छा, इंडिया के पास क्या है? कुछ भी नहीं रहा, कुछ है इंडिया के पास। सीज फायर के बाद से इजराइल का लगातार लेबनान पर हमला जारी है और बुधवार की रात पूरे लेबनान में हवाई हमलों की इजराइल ने झड़ी सी लगा दी है। 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा ठिकानों पर ये अटैक्स हुए हैं और बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों को सीधे सीधे निशाना बनाया गया है। इस हमले में करीब 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की भी जानकारी है। और इतना ही नहीं, बेरूत पर भी इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। बेरूत में करीब 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो ये वो डिटेल्स हैं जो सामने आ रही हैं। तस्वीरों के जरिए भी हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। पीछे बहुत बड़ी खबर है, बिल्कुल एक और बड़ी खबर मिल रही है। लेबनान और सीज फायर पर अमेरिका का बड़ा बयान भी आ गया है। अमेरिका ने कहा है, जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान समझौते से पीछे हटा तो गंभीर परिणाम होंगे। जेडी वेंस ने कहा कि बातचीत से लेबनान का लेना देना नहीं है। लेबनान के मुद्दे पर अगर पीछे हट रहे हैं तो यह ईरान की मर्जी है, लेकिन इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह जेडी वेंस ने एक तरह की चेतावनी दी है, क्योंकि लेबनान के मुद्दे को लेकर ईरान यह कह रहा है कि यहां पर भी सीज फायर होना चाहिए। इजराइल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हिजबुल्लाह के ऊपर उसके हमले रुकेंगे नहीं। इन सब के बीच जेडी वेंस का यह बड़ा बयान आया है।
और एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले कर रहा है इजराइल। बेरूत पर भारी बमबारी चल रही है इजराइल की सेना की। मैं कौम से पूछना चाहता हूँ, क्या जंग कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होता? जंग एक मौत की अलामत होती है। मौत पर जश्न मनाने वालों पर उनकी जिंदगी पर भी अफसोस होता है। उनके किसी के मरने का अफसोस होता है, किसी के जीने का अफसोस होता है। ये जो मौत पर, जंग पर जश्न मना रहे हैं, इनके जीने का अफसोस है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जंग कह रहे हैं कि खत्म हुई है। मैंने बड़ा वक्त देखा, 71 की सिचुएशन भी देखी है। 71 में यही सिचुएशन थी। ये 3 घंटों या 4 घंटों की जंग नहीं थी, इसमें बहुत कुछ होने वाला है। ये 71 से इसके नताइज भयानक होंगे। 71 में देखें, हम सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक दूसरे पर। मैं आपको एक सादा सी मिसाल दे दूं, हमारा कबैली इलाका है, वहाँ पे किसी की चोरी होती है, पुलिस को अगर नहीं मिलती तो वो कह देते हैं कि उसका इल्ज़ाम लगा देते हैं, जो मफरूर है उसके खाते में डाल देते हैं। हमारे यहाँ यही कंडीशन है। जो भी जंग होती है, इंडिया कहता है पाकिस्तान के खाते में डालो, पाकिस्तान कहता है इंडिया के खाते में। इस जंग के पसे पर्दा में कुछ और हक़ीक़त है। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये हकीकत ना खुलवाएं। अगर आपका इसरार है तो मैं खोलने की। खुलेगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आखिरकार ये जो जंग की बात आप कर रहे हैं, ये आपने बोला है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। 1971 की भी आपने देखी है, 65 की भी आपने बात की है। बहुत एक लंबा अरसा गुजारा है आपने पाकिस्तान में, और यहाँ की हर एक चीज़ के बारे में आप बाखूबी वाकिफ हैं। आप खुद भी एक जर्नलिस्ट हैं, आपने खुद भी कह लें कि सहाफत की हुई है। तो सहाफत के निगाह से आप इन सारी चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? बाइस ट्रैकर सोचते हैं या अनबाइस ट्रैकर सोचते हैं? बेटी, मैंने सहाफत क्यों छोड़ दी? सहाफत उस वक्त एक मुकद्दस पेशा समझा जाता था। अब सहाफत जो है, सहाफत ऐसी बन चुकी है कि ये ईमान बेचते हैं। इस वजह से मैंने सहाफत छोड़ दी, मैंने आज़ादी से ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। आप ये बात कर रही हैं कि ये कैसे होगा, मैं आपको वजाहत में जाता हूँ। आप 71 पे जाएँ। ये एक तो हमारी कौम की फितरत है, इनको भूल जाता है। वैसे अगर बात की जाए तो कहीं पे कोई बीमार हो, हर बंदा डॉक्टर बन जाता है, बता देता है इसको फलां बीमारी है, फलां है। किसी का कानून का मसला हो तो सब वकील बन जाते हैं, लेकिन इनकी यादाश्त कमज़ोर है। 71 में देखें, 71 में शेख मुजीबुर रहमान ने 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीता था। फिर इक़्तिदार मंजूर नज़र की वजह से भुट्टो के हवाले कर दिया। उनके लोग दानिस्ता, उनको दुख हुआ। अब वही सिचुएशन नहीं है। आप पता है, इंडिया पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इंडिया हमारा दुश्मन है, लगाएं। वो एक मियाँ बीवी का झगड़ा था तो मैं सुलह कराने गया, वो बीवी कहती है इसका कसूर है, शौहर कहता है इसका कसूर है। मैं फिर हंसा, मैंने कहा भाई कसूर किसी का नहीं, कसूर तो बुल्ले शाह और नूर जहाँ का है। तुम राजनपुर में रहते हो, तुम्हारा राजनपुर है, वो बची रहती थी अलीपुर, मैंने कहा तुम्हारा अलीपुर है। कसूर बुल्ले शाह का है, ये कसूर किसी का नहीं है। इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगा रहे हैं, वही कंडीशन है। अच्छा, उस वक्त कंडीशन यही हुई, मशरक़ी पाकिस्तान हमारा आज़ाद हो गया। अच्छा, इंडिया ने उनका साथ दिया, कश्मीर का भी हम साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे। हमारा एक राइट, अगर किसी पर जुल्म हो रहा हो तो साथ देना चाहिए। अच्छा, बांग्लादेश आज़ाद हो गया, उनको उस वक्त कहते थे तुम्हारे पास क्या है, पटसन है। आज वो पटसन वाले इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं। हमारी कंडीशन क्या है? अभी जो सिचुएशन चल रहा है मिडिल ईस्ट में, वो काफी ज्यादा सीरियस और कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि एक तरफ ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच सीज फायर अनाउंस हो गया है, और दूसरी तरफ ग्राउंड पर टेंशन अभी भी कम नहीं हुआ है। सीज फायर का मतलब होता है दोनों तरफ से लड़ाई खत्म हो जाना, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ये सीज फायर पूरी तरह दोस्तों स्टेबल नहीं रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। ईरान और यूएस के बीच 1-2 हफ्तों का सीज फायर अनाउंस किया गया, जिसमें सबसे बड़ी कंडीशन ये रखी गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा ओपन किया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रूट है, जहां से दुनिया का काफी बड़ा ऑयल सप्लाई गुजरता है। अगर ये बंद होता तो ग्लोबल लेवल पर ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं और इकोनॉमी पर भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। सीज फायर के बाद दोस्तों बोला गया कि सीप को सेट प्राइसेस किया जाएगा, ईरान की आर्म फोर्सेस कोऑर्डिनेशन करेगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ा ट्विस्ट आया कि दोस्तों रिपोर्ट के हिसाब से ईरान शिप से टोल टैक्स लेने की प्लानिंग कर रहा है, लगभग $2 मिलियन पर शिप। सोचो, एक शिप को गुजारने के लिए इतना पैसा देना पड़े तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ग्लोबल ट्रेड और ऑयल प्राइसेस पर पड़ेगा। रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि अगर ईरान हर दिन 100 से 130 शिप से पैसा लेता है तो वो साल का 70 से 90 बिलियन डॉलर कमा सकता है। मतलब वार के बाद अपने देश को रिबिल्ड करने के लिए ईरान इस रूट को एक अर्निंग सोर्सेस बनाना चाहता है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई फाइनल कंफर्मेशन नहीं आया, इसीलिए सिचुएशन थोड़ी अनक्लियर है। अब यहां तक दोस्तों सब ठीक लग रहा था, सीज फायर सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब इजराइल ने लेबनान में अपने अटैक्स और तेज और कर दिए। इजराइल का टारगेट था दोस्तों हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स ग्रुप, लेकिन स्ट्राइक इतनी हेवी थी कि बेरूत जैसे बड़ी सिटी में भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल एरिया भी हिट हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ही दिन में 182 लोगों की मौत हो गई और लगभग 800 से 900 लोग घायल हो गए। ये अटैक इतना डेंजरस था कि इस वार के सबसे वायलेंट स्ट्राइक में एक माना जा रहा है। लोगों में पैनिक फील हो गया, सड़कों पर दोस्तों
भगदड़ मच गई, बिल्डिंग गिरने लगी और दोस्तों बिना वार्निंग का उनके नीचे सब दब गए, पूरा मकान गिर गए, मकान के नीचे लोग दब गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सीज फायर हुआ है तो फिर ये अटैक क्यों हो रहा है? इसका आंसर यह है कि दोस्तों इजराइल ने क्लियर कर दिया है कि लेबनान सीज फायर का पार्ट नहीं है। मतलब ईरान और यूएस के बीच जो डील हुई है उसका लेबनान में कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी वजह से इजराइल अपनी मिलिटेंट एक्शन कंटिन्यू कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाया कि वो सीज फायर को खराब कर रहा है। ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर लेबनान में स्ट्राइक नहीं रुकते हैं तो ये पूरा एग्रीमेंट टूट सकता है और स्टेट ऑफ हरमुज में फिर से टेंशन बढ़ सकता है। और अगर हरमुज दोबारा बंद होता है तो इसका इंपैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक दोस्तों लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसके पीछे एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है कि यूएस अपने एक डेलीगेशन पाकिस्तान भेज रहा है जिसे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस लीड करेंगे। इसका मेन एम है कि मीडिएशन करना, एक लॉन्ग टर्म पीस एग्रीमेंट लेना। मतलब यूएस अब सिर्फ वार को रोकने की नहीं बल्कि परमानेंट सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है। इजराइल की तरफ से भी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि अब धीरे धीरे मिलिटेंट से डिप्लोमेसी की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं। मतलब डायरेक्ट वार को कम करके टॉक पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वार्निंग भी दी गई है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो फिर से मिलिटेंट एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल का मेन कंसर्न ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसका बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। उसका कहना है कि जब तक ये थ्रेट्स खत्म नहीं होते तब तक पूरी तरह से पीस पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से वो प्रेशर बनाए रखना चाहते हैं। दोस्तों सिचुएशन को आप समझते हैं कि ये ऊपर समझना चाहते हैं कि सीज फायर अनाउंस हो चुका है, टॉक चल रही है और डिप्लोमेसी की बात हो रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। लेबनान में वार चल रहा है, लोग मर रहे हैं और टेंशन कभी भी फिर से फुल वार में बदल सकता है। सबसे बड़ा रिस्क स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। अगर ये रूट स्टेबल रहता है तो सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में रह सकती है, लेकिन अगर यहाँ फिर से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ईरान इसे बंद करता है तो ग्लोबल क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। दोस्तों इस पूरे सिनेरियो में एक चीज क्लियर है कि ये सिर्फ ईरान और इजराइल या ईरान यूएस का इशू नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल लेवल का टेंशन बन चुका है।